जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये सीरीज़ यूपीपीएससी, आरओआरओ, एपीएस या अन्य जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वन लाइनर वाले इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, वन लाइनर, ठीक है। और ऐसे फैक्ट्स जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये 10वां है वीडियो। इसके पहले 9 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई हैं वन लाइनर, ठीक है। देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, उनको देखिए, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट पूरी दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए उसको आप, ठीक है। उसको ज्वाइन करने से क्या है कि आपको चीज़ें पता चलती रहती हैं। अगर कुछ नई चीज़ या कुछ चीज़ ऐसी है जो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो वहीं पे बता देता हूँ, वहीं पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको देखिए, ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। 1.5 के स्पीड से देखेंगे तो ये और भी मतलब कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक का रहा। प्रथम शासक कौन था तो बताया ही था मैंने पिछले वीडियो में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और ये इसको जो है संस्थापक माना जाता है मामलूक वंश का, ठीक है, गुलाम वंश का। लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो इल्तुतमिश था, ठीक है। इसे जो है मतलब दासों का ये कहते थे, दास, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किसको? गुलामों का गुलाम, बेसिकली दासों का दास नहीं, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता था तो ये इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ही ऐसा शासक था जिसने लाहौर से राजधानी को परिवर्तित करके वो दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। तो इसीलिए और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी इसने, सिक्के चलवाए थे, ठीक है, राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था, एकता प्रणाली शुरुआत की थी, ये सारी चीज़ें करी थी, सैन्य व्यवस्था में सुधार किया था। तो इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ये तो बता ही दिया मैंने। दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाले 5 वंश कौन कौन से हैं, इनका क्रम याद रखिएगा। मामलूक वंश या गुलाम वंश, ठीक है, 1206 से 90। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320। फिर उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, ठीक है। फिर सैयद वंश 1414 से 1400, कहीं कहीं 50, कहीं 51 भी मिलेगा, ठीक है। लोधी वंश आपका 1450 से 1526, ये अंतिम ये था गुलाम वंश का, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब सल्तनत काल के बाद, इसके बाद फिर मुगल्स आ जाते हैं, ठीक है। बाबर आता है, इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में, ठीक, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, इस सबसे अधिक वर्ष तक तुगलक वंश रहा, 94 ईयर्स। उसके सबसे कम अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे कम खिलजी वंश, 30 वर्ष, ठीक है। ये सब मैं पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया, मैंने बताया ना कि दिल्ली लेकर आया था ये, ठीक है। इल्तुतमिश को भारत का प्रथम तुर्की या मुस्लिम सुल्तान माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अपने दानी स्वभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, ठीक। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलवाया था, तो ये पूछा भी गया है प्रश्न। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को, एक मतलब तुर्कान चिहलगानी, ठीक है, इसका गठन किया था, जिसको कि बलवन जब आया था तो उसने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसको बनाया किसने था तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक। दिल्ली सल्तनत काल में बंगाल को विद्रोहों का नगर कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हुआ करते थे वहाँ, ठीक है। भारत में सुव्यवस्थित ढंग से एकता प्रथा को लागू करने वाला कौन था तो पहला शासक था इल्तुतमिश। वैसे महमूद गजनवी जब आया था, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने ही ये सब शुरुआत कर दी थी, एकता प्रथा वगैरह, लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है तो इल्तुतमिश को, ठीक। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी तो ये रजिया ही थी, इसी की बेटी थी ये इल्तुतमिश की। बहराम शाह ने नाइब ए मामलिकात का पद सृजित किया था, बहराम शाह ने, ठीक है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश का पौत्र तथा समनी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद संत स्वभाव का था ये, ठीक है। वह कुरान की नकल करने वाला श्रेष्ठ सुलेखक था ये। इसके बारे में कहा जाता है कि ये टोपियाँ और इस तरीके के काम करके वो अपने मतलब काम चलाता था वो, ठीक है। बेसिकली उस समय बलवन था इसका जो वज़ीर था, बलवन। बलवन इसको अपने मतलब बलवन इसका ये मतलब इसका ससुर था, यानी कि नसीरुद्दीन शाह जो है वो, नसीरुद्दीन महमूद वो बलवन का दामाद था। और वो धीरे धीरे कहते हैं कि मतलब धीरे धीरे उसको कमज़ोर करता गया और बाद में वो खुद ही शासक बन गया, ठीक है। इतिहासकार मिन्हाज ने नसीरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना था, ठीक, ये भी याद रखिएगा।
किसने माना था? तो ये मिन्हाज ने। ठीक है। बलबन ने अपने द्वारा बनवाए गए गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की दीवारों पर उल्लिखित अभिलेख को स्वयं में खलीफा का सहायक कहा था ये। ठीक। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी परंपरा जो सिजदा और पायबोस, ये सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर झुकना और पायबोस यानी सुल्तान का पैर चूमना, ये प्रथा शुरुआत करी थी उसने। ठीक। बलबन द्वारा सर्वप्रथम सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बलबन के भाई मलिक इजुद्दीन किस्लू खान को बलबने बुजुर्ग यानी ज्येष्ठ बलबन एवं बलनेर बलबनेजर कहा गया। ठीक है, गजब गजब के नाम है ये। देखिए मतलब यूनिक फैक्ट है ये कि उनका जो बड़ा भाई था वो भाई मलिक इजुद्दीन किस्लू को ज्येष्ठ बलबन या बलबने बुजुर्ग कहा जाता था। ठीक है, या बल बनेजर भी कहा गया, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंडालैंड हॉटस्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो ये निकोबार आइलैंड जो है वो सुंडालैंड में आता है। पिछले वीडियो में बताया था ना कि 2013 में इसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। हिमालय क्षेत्र में स्थानिक प्रजातियों के संकटग्रस्त होने का कारण क्या है? तो भैया ग्लोबल वार्मिंग ही है। ठीक है, स्थानीय दर का वैश्विक दर से अधिक होना, स्थलाकृति अवरोध और मानव द्वारा किया गया विकास कार्य इतना भयंकर तरीके से हो रहा है पहाड़ों पर, देखिए। ठीक है, शेर पूंछ बंदर, एशियाटिक शेर, जॉर्डन कार्सर, चिंकारा मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के स्थानिक प्रजातियां हैं ये? तो ये जैसे आपका शेर पूंछ बंदर ये पश्चिमी घाट में, ठीक है, एशियाटिक शेर अर्ध क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में तथा भारत के शुष्क मैदान में ये सब पाए जाते हैं। ठीक, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको रेड पांडा देखने को मिल जाते हैं। ये भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, ये ऐसा है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी ये उल्टे लटके हुए ऐसे गुजार देता है। ठीक है स्लो लोरिस, ये स्लोथ है, ये स्लोथ है या स्लो लोरिस है? ये स्लो लोरिस। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत धीरे धीरे चलता है ये एकदम। ठीक है, जब देखिए आप इसको पेड़ों पर जब चढ़ता भी है तो इतना इतना आलसी टाइप का लगता है कि ठीक है, देखिएगा कभी इसको वीडियो देखिएगा आप यूट्यूब वगैरह पे। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में सामान्यतः पाए जाते हैं तो कौन से? लवण जल का ये क्रोकोडाइल, डुगोंग, डाल्फिन, ह्वेन और ये समुद्री कछुआ, ये सब कहाँ? अंडमान निकोबार में। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा दी गई है, क्या है ये बेसिकली? तो ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है। ठीक है, एक वृक्ष की प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। यह किस पक्षी और फल और देश के संदर्भ में कहा जा रहा है? तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था डोडो वृक्ष, और उसका जो पक्षी डोडो पक्षी था वो खाता था उसका फल, और उससे वो आगे उससे मतलब प्रजनन कहीं इधर उधर फेंकता था या जो भी था, तो उससे वो प्रजनन होता था और उनका वृद्ध होता था। लेकिन वो जो पक्षी ही खत्म हो गया तो अब खाए कैसे वो, और वो फिर कैसे प्रजनन हो उनका, आगे कैसे बढ़े वो? ठीक है, तो इस वजह से ये वृक्ष भी ये ख़त्म हो गया। ये कहाँ की बात है ये? तो ये मॉरिशस की बात है। ठीक है, टम्बलालोक। ठीक है, टम्बलालोक ये जो वृक्ष था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये दिसंबर 2020 तक का डाटा है। वैसे अभी इसमें संख्या बढ़ गई है। ठीक है, इसमें भी हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन इसमें तो नहीं, लेकिन यहाँ तो 2 बढ़े ही हैं। ठीक है, दिहांग पटकई दिहांग और ये पटकई बूम दिहांग दिबांग। ठीक है, ये 2 असम में 2 बढ़े हैं इसमें। ठीक है, तो 106 हुआ है ये। ठीक, तो ये याद रखिएगा 106 है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है असम वाले में याद रखिएगा 2 बढ़ गए हैं अभी, यानी 106 हो गए हैं टोटल। रायमोना नेशनल पार्क 2021 में हुआ था ये, उसके बाद दिहिंग पटकाई। ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। बाकी ये देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग इतने ही हैं, दिसंबर 2020 तक का डेटा है ये। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो ये जिम कॉर्बेट था। विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? तो ये 6.64। वैसे अगर जंतु की पूछ रहा है, जंतु प्रजातियां, वैसे पूरा जैव विविधता की बात करें तो लगभग 8%, 8.1% है ये। ठीक है, भारत में अगर ये पूछा जाए कि वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 8%, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 8% लगा देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो बताया था मैंने पिछले वीडियो में 18 हैं। ठीक है, और भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल, जो मैं मैप प्रोग्राम की बात बता रहा था पिछले वीडियो में,
मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का, तो उसमें 12 हैं। तो लास्ट वाला जो पन्ना है, लास्ट वाला कौन सा है? पन्ना, याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क जो पहला, वो कौन सा? कच्छ की खाड़ी। वर्तमान भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ESZ? तो ये 182, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पे सारे ये मैंने फैक्ट्स बता दिए हैं आपको। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, समय निकाल के, ठीक। तो थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब शुरू क्या, अब तो समापन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बस। जय हिंद।